हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। अब मैंने सोचा है कि एग्ज़ाम तक आप लोगों को छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट्स अलॉन्ग विद बीच में जो कुछ भी डिटेल्स वगैरह बतानी होंगी, अगर कोई सी चीज़ के बारे में कोई डिटेल्स जो हैं, जैसे शेक्सपियर के प्लेज हैं या कोई इंपॉर्टेंट समरी वगैरह बतानी है तो वो बताऊँगी। छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट्स हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ग्रामर और लिटरेचर के मिक्स करके ये प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आप लोग ज़रा ये प्रैक्टिस सेट्स देखिएगा। प्रैक्टिस सेट ये 1 मैंने इसमें लगाया है, क्लास 20 नंबर 20 है और ये हमारा बैच है, ऑनलाइन बैच जो चल रहा है। और इफ़ आप में से कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है अगर पेड क्लास लेने में, तो आप हमारे ऐप पर डाउनलोड कर क्लासेस का जो 2 क्लासेस पड़ी हुई हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉल्यूम वॉज प्रीफेस्ड विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन इन विच जॉनसन presciently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time। कि किस वॉल्यूम में बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए ये फेमस कोट यूज़ करी है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कोट है ये यूज़ करी गई है फर्स्ट फोलियो में। विलियम शेक्सपियर के प्लेस जो है उनकी मृत्यु के बाद 2 उनके फेलो एक्टर्स हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने 36 प्लेस का एक फोलियो तैयार किया था और उस फोलियो में ये वाली पोएम जो है ये बेन जॉनसन ने यूज़ किया था कोट, नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। तो ये फर्स्ट फोलियो में ये लाइन्स यूज़ की गई हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is considered the first editor of the works of William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के जो फर्स्ट एडिटर कौन माना जाता है उनके वर्क्स का? Which of the following is considered the first editor of the works of William Shakespeare? तो वो है निकोलस रो। ये एक इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने ही सक्सीडेड नाहम टेट एज अ पोएट लॉरिएट और इन्होंने ही शेक्सपियर के वर्क्स को सबसे पहले एडिट जो है वो किया था। आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन्स 2 फेमस। आर्केड्स एंड कॉमर्स क्या है? आर्केड्स एंड कॉमर्स मिल्टन के 2 मास्क्स हैं और मिल्टन ने ये अपने होटन पीरियड में लिखे थे। मास्क वो होते हैं जिसमें जो कलाकार होते हैं वो चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी भाव भंगिमाओं से और उससे अब एक संदेश जो है वो देते हैं, तो इसे मास्क कहा जाता है। और ये क्या हैं? दे आर मास्क्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज just before his death in 1674 Milton supervised a second edition of Paradise Lost। 1667 में मिल्टन का फर्स्ट एडिशन आया था जिसमें 10 बुक्स थी पैराडाइज लॉस्ट में। In 1674 he revised the edition and in that edition there were 12 books just in the manner of an epic accompanied by an explanation of why the poem rhymes not and prefatory verses by। When Milton became blind then he was helped by Andrew Marvell। और जब ये जो एडिशन आया था 1674 का तो मिल्टन ने उसमें ये बताया था कि why the poem rhymes not, और जो उस पर prefatory verses थी those were written by Andrew Marvell। Which poet saw himself as Milton's poetical son? जैसे मिल्टन को कहा जाता, मिल्टन मानते थे कि वो अपने आप को, मिल्टन को कहा जाता है स्पेंसर्स पोइटिकल सन। इन द सेम वे ब्लेक कहते थे दैट ही वॉज मिल्टन्स पोइटिकल सन। तो दैट इज ब्लेक, विलियम ब्लेक। मूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले। मूट सीन और ट्रायल सीन कौन से में प्ले में है? तो ये
जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले जस्टिस से ये लिए गए हैं। जस्टिस में ट्रायल सीन दिखाया गया, फॉल्डर का ट्रायल सीन जो दिखाया फॉल्डर। हालांकि ये जो प्ले है इसका टाइटल आयरॉनिकल है क्योंकि इसमें जस्टिस तो होता ही नहीं है। फॉल्डर कैनॉट बी द हीरो ऑफ दिस प्ले बिकॉज इन दिस प्ले सर्कमस्टांसेस जो है उन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले किया है। और वैसे भी गॉल्सवर्दी के जो प्लेज होते हैं वो सोशल प्लेज होते हैं, सोशल ट्रेजेडीज़ होती हैं जो बिल्कुल रियलिटी जो है वो दिखाते हुए प्ले होते हैं। तो जस्टिस में ट्रायल सीन एंड मूड सीन जो है वो दिखाए गए। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस का जो टाइटल है वो आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल का मतलब होता है कि जब हम कहना चाहते हैं कुछ लेकिन उसका मीनिंग जो है वो ऑपोजिट होता है। तो इस प्ले में जस्टिस हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी? आयरॉनिकल। A song or hymn of grief or lamentation, especially one intended to accompany funeral or memorial rites। एक ऐसा सॉन्ग या भजन जो कि दुख का हो या विलाप का हो, जो फ्यूनरल राइट्स से संबंधित फ्यूनरल राइट्स पर गाया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उस विलाप गीत को, उस लेमेंटेशन गीत को कहा जाता है डायर्ज। दैट इज डायर्ज। A comic verse composed in irregular rhythm। एक कॉमिक वर्स, एक कॉमिक पोएम जो इरेगुलर उसमें लिखी जाती है, बेसिकली भौंडा हास्य होता है, उसे डॉगरिल कहा जाता है। दैट इज नोन एज डॉगरिल। A short pastoral poem usually in dialogue on the subject of rural life। एक छोटी सी पोएम जो डायलॉग फॉर्म में होती है, जैसे स्पेंसर के हैं शेफर्ड्स कैलेंडर में एक्लॉग्स हैं, और ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ एंड द सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स की लाइफ पर होती है। डिपिक्टिंग रूरल लाइफ एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मोर सिविलाइज्ड लाइफ, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एक्लॉग्स। ये एक्लॉग्स होते हैं, डायलॉग फॉर्म में होते हैं, जैसे स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर है। द omission ऑफ अ साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग, जैसे आई एम में साउंड या सिलेबल ही हटा दिया जाता है। जैसे आई एम की जगह आप आई एम कर देते हैं, तो जब ये इसको हटाते हैं, किसी ओमिशन होता है एक साउंड का या सिलेबल का, ही जो है आई एम की जगह आई एम, तो उसे बोल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? दैट इज एलिजन। दैट इज एलिजन। The act of leaving out a word or words from a sentence deliberately when the meaning can be understood without them। एक ऐसा एक्ट कि जब हम जो हैं शब्द या शब्दों को छोड़ देते हैं, जब उनका मीनिंग उसके बिना भी जो है वो समझा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको एलिजन तो बताया है कि जब बीच में से वॉल या उसमें पूरा सिलेबल ही जो है हटा देते हैं, साउंड के लिए हटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, कैसे बताते हैं? ये द एक्ट ऑफ लिविंग, इसे कहते हैं एलिप्सिस। दैट इज नोन एज एलिप्सिस। उसे एलिप्सिस कहा जाता है। Now the next one is the act of correcting or improving a text or a change made to correct or improve a text। द एक्ट ऑफ करेक्टिंग, जब किसी को रिवीजन करा जाता है, किसी टेक्स्ट का बार बार रिवीजन किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसमें करेक्शंस किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज एमेंडेशन। उसे एमेंडेशन जो है वो कहा जाता है। The ability to share someone else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation। किसी व्यक्ति की तरह फील करना। एक होती है सहानुभूति, आप किसी के फीलिंग्स को समझते हैं। एक होती है समानुभूति, आप किसी के जैसा वो फील कर रहा है बिल्कुल ऐसा ही आप फील करते हो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथी। तो दैट इज एम्पैथी। A speech often in verse addressed to the audience by an actor at the beginning of a play। जब कोई स्पीच जो है बोली जाती है एक्टर के द्वारा किसी प्ले के शुरुआत में, तो उसे क्या कहा जाता है?
स्पीच, और ये जो स्पीच होती है वर्ड्स फॉर्म में, यानी कि सोनेट के फॉर्म में हो सकती है, लिरिक के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोलोग। और ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए होता है। जैसे रोमियो एंड जूलियट में जब कोरस बताती है तो वो एक जो उसकी जो टोन थी वो थी कि आगे जाकर कुछ बुरा जो है वो होने वाला है, तो ऑब्वियसली कि व्हाट द प्ले वुड बी लाइक, ये उसको बताने के लिए प्रोलोग जो है वो बोला जाता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टॉम और अ ग्रेव इन मेमोरी ऑफ द वन बरीड देयर। एक इंस्क्रिप्शन, एक जो कहावत, एक कुछ कहावत जो लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, एन इंस्क्रिप्शन टॉम पे या ग्रेव पर जो एक कब्र पे इबारत लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज एपिटैफ। ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एपिग्राफ क्या होता है, एपिटैफ क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन केवल इबारत को बोलते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि एक एडजेक्टिव जो कि एक नॉन लिविंग चीज़ पर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एपिटैफ शिलालेख को कहा जाता है। और एपिग्राफ होता है कि जब जिससे कोटेशन से कोई वर्क जो है वो स्टार्ट होता है उसे एपिग्राफ कहा जाता है। A song or poem in honor of a bride and bridegroom celebrating a marriage। शादी को सेलिब्रेट करने के लिए जो सॉन्ग लिखा जाता है एपिथेलेमियम, दैट इज एपिथेलेमियम। What celestial figure is associated with the king and his reign in the play Henry IV Part 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो सेलेस्टियल दैवीय जो है वो है कौन सी है? सेलेस्टियल यानी कि जो सन मून में से कौन सी जो फिगर है वो एसोसिएटेड है? दैट इज द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बिगिंस विद द लाइन आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड? ये वर्ड्सवर्थ की पोएम आई डैफोडिल्स से जो है लिया गया है, जिसमें पैथेटिक फैलेसी का यूज़ किया गया है। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें तो सिमिली का यूज़ किया गया है, तो ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। The divorce tracts written by Milton from 1643 to 1645 refer to the four interlinked polemical pamphlets which of the following was among them? इनमें से कौन सा जो है डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं मिल्टन के? द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन, ये सारे के सारे ही उनके हैं। इसमें कोलेस्ट्रिन रह गया है और चारों के चारों जो है डिवोर्स ट्रैक्ट्स उन्हीं के लिखे हुए हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। इसमें एक कोलेस्ट्रिन और जुड़ेगा, तो वो जो कोलेस्ट्रिन जुड़कर ये बिल्कुल सेंटेंस वो चारों डिवोर्स ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स? नाउन से मुझे याद आया कि एक बार एक क्वेश्चन जो है, अभी मैंने इससे पिछले वाले उसमें या पता नहीं कब उसमें करवाया था, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसको जो है इसको एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म में चेंज करें, तो वो क्वेश्चन ही गलत था और उसको मैंने सिर्फ उसको नाउन फॉर्म में चेंज करके बताया था। अब कि वो आप लोग देख लीजिएगा, कावर्ड जो होता है वो नाउन ही होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में ही गड़बड़ दे रखी थी, तो मैंने सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करके बताया था। मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं करा था, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, मैं प्रीवियस ईयर करवा रही थी तो उसमें करवाया था। ये प्रीवियस ईयर्स नहीं है, ये क्वेश्चंस जो है मैंने छांट के लिए हैं बुक्स में से, और मैं अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस ये छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट्स के तौर पर जो है वो करवा रही हूँ, ग्रामर और लिटरेचर के मिक्स करके। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म? कौन से नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं? स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, ब्रीचेस। अब ये क्यों यूज होते हैं? ये पेयर नाउन्स होते हैं। अगर ये इनके साथ इनका एक पेयर नहीं होगा तो ये नाउन जो है वो इनकम्प्लीट माने जाएंगे। स्पेक्टिकल्स हैं, जब एक ग्लास के साथ दूसरा ग्लास होगा तभी वो कंप्लीट होंगे। टोंग्स चिमटा, ब्रीचेस पैंट्स को कहा जाता है। तो ये पेयर नाउन्स होते हैं, ये बिना पेयर के, अगर इनको सिंगुलर बनाना होता है तो इनके आगे अ पेयर ऑफ लगा देते हैं, इसीलिए ये सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ऑल ऑफ दीज। Which of the following kind is not a restrictive adjective? सबसे पहले रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में समझिए। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो अपने जो नाउन के बारे में, जिसके बारे में बता रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में बताते हैं, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेड पेन और रेड पेन, तो भाई इसी के बारे में ये बता रहा है। इससे द बॉय हु केम हियर is my friend
तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये सिर्फ इस बॉय के बारे में ही बता रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव होते हैं ये वाले एडजेक्टिव्स। तो रेस्ट्रिक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, मच वाटर, तो वाटर के बारे में ही बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 बुक, तो वो उसी बुक के बारे में बता रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस बुक, दैट बुक, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्टिव हैं क्योंकि ये उसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। अब ये सब्सटेंटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? सब्सटेंटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं सब्सटेंटिव, वो इसका मतलब होता है कि जो किसी और की जगह जो नाउन के प्लेस पर जो है नाउन का प्लेस ले ले उसे कहते हैं सब्सटेंटिव एडजेक्टिव, यानी कि इन प्लेस ऑफ समथिंग। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बोलते हैं कैन यू, या इसको एक यहाँ पर एक और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि we should not look contemptfully at the poor, या एक और क्वेश्चन है the poor are mostly happy, कुछ भी लिख रही हूं मैं अभी। अब यहाँ पर ये जो पुअर है इसने नाउन की जगह ले ली है। यहाँ ये पुअर से क्या बता रहा है? पीपल, गरीब लोग। इसके आगे पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की जगह ले लेता है, यानी कि इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो उसे सब्सटेंटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और वो रेस्ट्रिक्टिव नहीं होता क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो इसीलिए सब्सटेंटिव एडजेक्टिव ही रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव नहीं होता। Which of the following adjectives denote the quality, kind और conditions of nouns and pronoun? जो quality, kind और condition बताते हैं adjective of quality, descriptive adjectives, इन्हीं adjective of quality ही descriptive adjectives होते हैं, both A and B। तो ये होगा आपका आंसर both A and B। इसका क्लियर आंसर है both A। adjective of quality, a red pen, a beautiful rose, और डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को तो both A and B। adjectives of quality descriptive adjectives ही होते हैं। She sang and danced happily. Identify the nature of the underlined verbs. She sang and danced happily. How? अब जब intransitive verb है क्योंकि एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट पे है नहीं, ऑब्जेक्ट पे एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो दिस वर्ब इज intransitive verb। हेमा हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर टेम्पर। कंट्रोल ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर नियंत्रण होना, तो ओवर का कंट्रोल ओवर, करेक्ट प्रेपोजिशन इज ओवर। ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रू इट बट मिस द विकेट। जब हम कहते हैं ना कोई चीज थोड़े से उसके अंतर से जो है मिस होती है, तो बाय का यूज़ करते हैं, बाय एन इंच, बाय अ विकेट, बाय अ डिस्टेंस। तो कोई चीज़ जब बिल्कुल पास से होकर गुजरती है तो बाय का यूज़ जो है किया जाता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे बाय अ डिस्टेंस। देयर डैश 3 गिफ्ट्स इन द कार। देयर जो होता है वो डमी सब्जेक्ट होता है, तो कितने यहाँ वर्ब जो लगाया जाता है वो इसको देखकर लगाया जाता है। तो देयर आर 3 गिफ्ट्स इन द कार। आई नो क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई बात नहीं, कभी कभी इजी भी कराने चाहिए। जूनियर, सीनियर, ये सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने बाद टू यू लेते हैं, तो ये प्रपोजिशन लेते हैं टू। तो ही इज जूनियर टू मी। A pair of scissors dash necessary for craft work। देखिए जो scissors है, scissors अगर खाली लिखेंगे तो ये प्लूरल नाउन माना जाएगा क्योंकि वही पेयर नाउन है, लेकिन अगर खाली यूज करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड प्लूरल। लेकिन अगर इसके आगे हम अ पेयर लगा देंगे तो इसको सिंगुलर कर देंगे, तो यहाँ आएगा अ पेयर ऑफ scissors dash necessary। अ पेयर ऑफ scissors इज नेसेसरी। भाई अब इज इसलिए लगा रहे हैं
क्योंकि वॉज नेसेसरी अगर लगाते तो क्राफ्ट वर्क के लिए नेसेसरी था, लेकिन एक जनरल ट्रूथ बोल रहे हैं तो जनरल ट्रूथ के लिए इज लगा रहे हैं। अ पेयर ऑफ सिजर्स इज नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दैट इज ट्रेचरस। तो यहां पर ये है कौन सा वर्ड जो है वो बिल्कुल सही करेक्टली जो है वो स्पेल्ड किया गया है। TREA ट्रेचरस यानी कि धोखेबाज। तो इसका है आंसर आपका डी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। छोटा सा सेशन जो है वो मैं आजकल करवा रही हूँ, आज करवाया है, मतलब कि आगे भी इसी तरीके के सेशंस जो हैं कराऊंगी। बहुत बेनिफिशियल रहते हैं ये सेशंस, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे जो है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कवर हो जाते हैं। तो आप जो है पढ़ते रहिए एंड स्टे हैप्पी। बस पढ़ाई में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।